नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं सचिन सुख। एक चीज बहुत ही संवेदनशील हमारे देश में एक चीज चर्चा में है। भारत के बैंकों में कैश की किल्लत है और कैश की किल्लत है, इसके चलते आरबीआई बैंकों तक कैश कैसे पहुंचाए इसके प्रयास में लगी हुई है। हालांकि गाहे बगाहे ये खबर साइड में से निकल करके आ रही थी, लेकिन कभी मेन स्ट्रीम में मीडिया तक नहीं पहुंची थी। अभी भी इसे बहुत ज्यादा कवरेज नहीं मिल रहा है। भारत में कैश की किल्लत है, इसे किस रूप में देखा जाए? क्या हम आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं, या हमारी पॉलिसीज पिछड़ गई हैं, या भारत की जो इस समय की जो विकास की गति है उसमें बैंक जो है वो शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड और रियल मार्केट के साथ कंपेयर करने में कहीं पिछड़ गई है? इन सारी बातों का आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बैंक में जिस मुकाबले से डिपॉजिट बढ़ रहे हैं, यानी कि बैंक में जो पैसा आप जमा कराने जा रहे हैं उसकी जो रेट है, बढ़ने की ग्रोथ की जो रेट है, वहां बैंक से कर्ज मांगने वालों की जो रेट है वो उसका बैलेंस बिगड़ गया है। उसको यूं समझिए आप आसान भाषा में कि 100 रुपए जमा कराने लोग पहुंच रहे थे, उधारी मांगने की जो दर है उसमें देखिए, एक बात पहले से मैं आपको समझा देता हूं कि आपके साथ अगर बैंक में 100 रुपए है, ठीक है, तो 100 के 100 रुपए आप उधार में नहीं दे सकते। बैंक का असल काम क्या होता है? टैक्स का पैसा रखते हैं, ठीक है। बैंक का काम क्या होता है? एक्स का पैसा रखता है, वाई को लोन देता है। एक्स का पैसा जब जमा करता है तो उसे जो है कम ब्याज पे जमा करता है, और वाई जब लेने आता है उसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देता है। तो उस ब्याज के डिफरेंट को ब्याज अपने कमाई के रूप में रखता है। जनरली भारत के बैंकों में 70% अर्थात 100 रुपए जमा होने आए हैं और 70 रुपए आपने लोन दे दिए, इस तरह की व्यवस्था रखी जाती है। लगभग 70% रखा जाता है। इस तरह की व्यवस्थाएं स्टैंडर्ड तौर पर ऐसे चली आ रही है कि 70% हम कर्ज में देते चले आ रहे हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ, जो 100 जमा होने आ रहा है इसमें 70 हमने दे दिए। अब इसमें 100 के अंदर और धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, यानी कि जमा कराने वालों की संख्या बढ़ेगी। वैसे ही जो कर्ज लेने वाले हैं इनकी भी संख्या भी बढ़ोतरी होगी। तो जो कर्ज लेने वाले हैं, जो पैसे जमा कराने आए हैं, उनकी जो बढ़ोतरी हो रही थी, और जो कर्ज लेने आ रहे हैं उनकी मुकाबले में संख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है वो तेज है। फिर से समझाते हैं आपको कि आप बैंक हैं, आपको किसी को कर्ज देना है। मांगने वालों का, जो कर्ज मांगने वाले हैं, इनकी संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन बैंक में डिपॉजिट कराने वालों की संख्या उस गति से नहीं बढ़ रही है, घट रही है। इससे क्या निकला? इससे निकला ये कि बैंक में कर्ज देने के लिए कैश की कमी होने लगी। इससे क्या व्यवस्था बिगड़ी? जहां 100 के मुकाबले पहले 70 रुपए कर्ज दिया जा सकता था, अब 100 के मुकाबले बैंक 79 रुपीज तक कर्ज देने लग गई। इससे क्या टेंशन बनी? इससे टेंशन ये बनी कि 100 के मुकाबले जब 79 रुपए कर्ज देने शुरू कर दिए तो अनफोर्सीन सिचुएशंस आने लगी। ये क्या सिचुएशन है? अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि कल को अगर उस व्यक्ति ने, जिसने कर्ज लिया है, वो नहीं चुका पाया, तो ऐसे में बैंक जिसने जमा कराया है क्या उसे लौटा पाएंगे? तो इससे क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है? परिस्थिति ये उत्पन्न होती है, कहीं बैंक अपने इस फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के चलते कोलैप्स तो नहीं कर जाएंगे। फिर यहाँ पर दो बड़े जो है सवाल उठते हैं कि आफ्टर ऑल ये परिस्थिति बनी क्यों? लोग जमा कराने आ नहीं रहे लेकिन कर्ज लेने बहुत आ रहे हैं। इन दोनों परिस्थितियों में बड़ा मुद्दा कहां फंसा हुआ है? तो इस मुद्दे के अंदर जो हाल ही के जो लोगों का पैटर्न बना है वो जिम्मेदार है। बैंक डिपॉजिट अट्रैक्ट नहीं कर रही है। बैंक की जो डिपॉजिट है वो, उसका जो इंटरेस्ट रेट है, जिस तरह से फिक्स डिपॉजिट पर बैंक द्वारा दी जा रही है वो बहुत कम है। वहीं दूसरी ओर हम ये कहें कि जो आप बैंक में जो एफडी कराते हैं, जो उस पे मिलने वाला ब्याज है, उस ब्याज पे सरकार का टैक्सेशन, एफडी में टैक्सेशन का जो आपका लाभ है उसको कम कर देता है। परिणाम स्वरूप होता क्या है? लोग बैंक से अपना पैसा निकाल करके लोग अपनी सेविंग को म्यूचुअल फंड, स्टॉक जैसे प्लेटफॉर्म पे पैसा लगाने लगे हैं, या फिर ट्रेडिंग में लगा रहे हैं, या फिर किसी और तरीके के इन्वेस्टमेंट में, गोल्ड में, फॉरेक्स में लगा रहे हैं। अर्थात बैंक से ज्यादा रिटर्न अब अन्य माध्यम देने लगे हैं। वहीं अब इन्वेस्टर को समझ में ये चीज आ गया है, या फिर जो डिपॉजिट कराने आ रहा था उसे ये चीज समझ में आ गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो बैंक से कर्ज मांगने वाले उनके लिए जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है बैंक। स्टॉक मार्केट कर्ज नहीं देता है।
या फिर कोई ट्रेडिंग फर्म जो है किसी को कर्ज नहीं देता है, कर्ज बैंक ही देता है। तो बैंक की आवश्यकता क्या है कि डिपॉजिटर से डिपॉजिट बढ़वाए और जिनको लैंड करना है, जो लोन लेना चाह रहे हैं, उन्हें फैसिलिटेट करे। और उसमें दिक्कत कहां फंस रही है, डिपॉजिट करना वालों के लिए आवश्यक क्या है कि बैंक जिस उस डिपॉजिटर को जो है अट्रैक्ट करे और उसका अपना इंटरेस्ट बढ़ाए, इतना बढ़ाए कि इंटरेस्ट के लालच में जो जमा करता है वो बाजार में लगाने के बजाय, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में लगाने के बजाय बैंक में इन्वेस्ट करे कि आप अपने पास रखो। दूसरी तरफ भारत सरकार जो ब्याज मिल रहा है उस पर लगने वाले टैक्स को घटाए, तभी जाकर के एक सरकारी इंटरफेरेंस के बाद लोग अपना धन बैंक में जमा कराने जाएंगे। ये परिवर्तन बड़ा परिवर्तन है। और ये अभी क्यों हुआ, अगर हम इसको कंक्लूड करें तो बड़ा जो निकल करके आता है ये है कि हाल ही के समय में एक्टिव इन्वेस्टर की संख्या बढ़ी है, डीमेट अकाउंट की संख्या बढ़ी है। इससे क्या हो रहा है, इससे हो ये रहा है कि लोग अब इन्वेस्टमेंट का विकल्प अपने दिमाग में बैंक एफडी की जगह कहीं और प्लेटफॉर्म पे तलाशना शुरू कर दिए हैं। ये प्राथमिक कारण के रूप में बड़ा कारण निकल करके आ रहा है। चलिए इस खबर को डिटेल में और थोड़ा डिस्कस करते हैं, सरकार इसमें क्या कर पाएगी उस पर बात करते हैं। खबर ये है कि देश के बैंक में 1.5 लाख करोड़ की जो है वो जमा की बैंकों में कमी है, जहां पर यहाँ पर आरबीआई क्या कर रही है, ये यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये बड़ा प्रश्न ये है कि भाई एक बात बताइए कि ऐसे में कैश को बढ़ाने के लिए क्या आरबीआई कुछ कर सकती है। चलिए तो आरबीआई की बात कर लेते हैं। देखिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी समझाया कि बैंक से किसी व्यक्ति को लोन लेना था तो वाई व्यक्ति ने पैसे डिपॉजिट कराए होंगे तो ही एक्स को लोन दिया गया होगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपके लिए मेरे लिए एसबीआई है, ऐसे ही एसबीआई के लिए आरबीआई है, उसका एसबीआई है, ठीक है। मतलब बैंकों का बैंक जो है वो आरबीआई है। जैसे आपको हमको बैंक से उम्मीद है कि बैंक में हम पैसा जमा कराएंगे और कर्ज लेंगे, ऐसे ही बैंक को आरबीआई में पैसा जमा कराना होता है और जरूरत पड़ने पर आरबीआई से ही पैसा लेना होता है। तो जो आवश्यकता हमें एसबीआई से है वही आवश्यकता एसबीआई को आरबीआई से होती है। तो जब इन बैंकों को एसबीआई, मेरा उदाहरण कॉमर्शियल बैंकों को, ये एचडीएफसी, एसबीआई, आईएसआई, कोई भी बैंक हो सकती है जिससे हम डायरेक्ट डील करते हैं, अगर इन बैंकों को कैश की जरूरत है तो इनकी अल्टीमेट पूर्ति कहां से होगी, आरबीआई से होगी। आरबीआई का दिमाग भी वैसे ही चलता है जैसे बैंकों का चलता है। बैंकों का दिमाग क्या चलता है, अगर आप कर्ज मांगने आ रहे हैं, अगर आपकी जरूरत है, कर्ज मांगने आप आ रहे हो तो भैया जरूरत है आपकी तो आपको ज्यादा ब्याज दर चुकाना पड़ेगा, ज्यादा ब्याज दर चुकाओ तब जाके कर्ज देंगे। ये बैंक की थॉट है। ऐसे ही आरबीआई की थॉट है। आरबीआई क्या सोचती है कि बैंकों को अगर कैश की जरूरत है तो आओ मेरे पास, मैं आप लोगों के लिए वेरिएबल रेपो रेट लगाकर कर्ज देने को तैयार हूं। भाई साहब ये क्या होता है, अब रेपो रेट समझ लेते हैं। अगर बैंक को आरबीआई से लोन चाहिए या आरबीआई से कैश चाहिए तो आरबीआई कहती है कि मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करवाओ, बदले में आप मुझसे कैश ले जाओ। कैश की मैं आपसे एक ब्याज वसूलूंगा और उस ब्याज को ही रेपो रेट कहते हैं। लेकिन अगर डिमांड बढ़ी और बहुत सारे लोग मांगने चले आए तो मैं रेपो रेट से भी ज्यादा तक जा सकता हूं। रेपो रेट हमारे देश में लगभग 6.5 के अराउंड चल रहा है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर ऐसे में बहुत सी बैंक लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे आरबीआई के सामने कि भाई मुझे भी कैश चाहिए, मुझे भी कैश चाहिए, तो आरबीआई इनके बीच में बोली खेल रही कि लगाओ बोली, ठीक है। इसे रेपो रेट कहते हैं। भारत के बैंकिंग सिस्टम को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है और आरबीआई ने अभी तक 75,000 करोड़ और 25,000 करोड़ दो कैश के लिए बोलियां लगवाई। उसके चलते लोग यानी कि बैंक से जो है आरबीआई से कैश लेने के लिए ज्यादा ब्याज दर चुकाने को तैयार है। न्यूज बनती है कि 6.75 तक बैंक देने को तैयार है कि भाई साहब इतना परसेंटेज ले लो लेकिन हमें कैश दे दो। हमारे पास कैश नहीं है, हमें लोगों को लैंड कराना है, लैंड करने के लिए हमारे पास कैश की जरूरत है। तो आरबीआई ने बीआरआर ऑप्शन किए और इस ऑप्शन में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बैंकों को कैश की जरूरत है तो कैश दिया जाए,
अब आपके दिमाग में फिर एक प्रश्न बनेगा कि चलो ये तो समझ में आया कि इनको पैसे की जरूरत है तो इनको आरबीआई देगी, बैंक को जरूरत है तो आरबीआई से लेगी। ठीक है, आरबीआई को जरूरत होगी तो ये कहां से लेगी? ठीक है, अब अगर आरबीआई को जरूरत है तो उसके पास प्रिंटिंग प्रेस है, आपके दिमाग में चल रहा होगा, वो छाप लेगी। अगर आपकी इकोनॉमी की जो वैल्यू है उससे ज्यादा अगर करेंसी छप गई तो वैसे भी यूजलेस हो जाएगी। आसान भाषा में अगर कहें कि आपके पास 5 किलो चावल है, अब आपके पास चाहे 5 रुपए हो चाहे 5,000 हो, आपके पास अल्टीमेट खरीदने के लिए तो सिर्फ 5 किलो ही है ना। अब आपको हो सकता है वो 100 रुपए किलो मिल जाए, हो सकता है 5,000 रुपए हैं आपके पास, लेकिन खरीदने के लिए जो वस्तु है सिर्फ 5 किलो है, तो वस्तु के मुकाबले वैल्यू दी जाती है। ठीक है, विशेष रूप से वेनेजुएला जैसे देशों में जहां हम ये कहते हैं कि वहां महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग बोरा भर के पैसे लाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो यानी कि वहां की बैंकों ने अपने लिए पैसे छाप लिए, सरकार ने अपने लिए पैसे छाप लिए। ये भूल गए कि देश की ग्रोथ के मुकाबले या उनकी जीडीपी के मुकाबले में पैसे जो है होने चाहिए। फिर दिमाग में सवाल आता है कि तो फिर भाई साहब आरबीआई धन आएगा कहां से? तो आरबीआई का पास धन आने के क्या तत्कालीन साधन हो सकते हैं? तो पहला आंसर ये है कि आरबीआई अपने तरफ से जो डॉलर्स उनके पास में रखे हुए हैं उन डॉलर्स को कैश में कन्वर्ट करा ले। जनरली क्या होता है कि आरबीआई जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी फॉरेक्स लिमिटेड आ रहे हैं, उनको अपने पास विदेशी मुद्रा के रूप में ही रखती है, लेकिन उस डॉलर को बेचकर वो रुपया इकट्ठा कर सकती है। तो पहला, रुपयों के लिए वो अपने यहां पर रखे हुए डॉलर्स को करेंसी स्वैप के थ्रू बदल सकती है, नंबर एक। नंबर दूसरा, आरबीआई बैंकों से ये कह सकती है कि आप अपने यहां पर, मैं रेपो रेट बढ़ा रहा हूं, मैं रेपो रेट बढ़ाऊंगा तो स्वाभाविक है कि डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। डिपॉजिट पर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो एफडी के लालच में लोग खींचे चले आएंगे, क्योंकि लोगों को हाल ही में जो एफडी में इंटरेस्ट दिख रही थी वो 6%, 6.5% ही दिख रही थी, लेकिन जब बीआरआर बढ़कर ऊपर चला जाएगा तो ऐसे में बैंक भी ब्याज दरें बढ़ाने के लिए मजबूर होंगे, और वो बढ़ी हुई ब्याज दर पर बढ़े हुए लोग जो है निवेशक खींचे चले आएंगे। उदाहरण के लिए अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में 12%, 18% जो भी रिटर्न्स क्लेम किए जाते हैं, अगर 12% के आसपास रिटर्न के लिए आप जा रहे हैं और उधर बैंक आपको गारंटी कर रही है कि भाई साहब 10% के रिटर्न तो हम ही दे देंगे, तो आप क्या प्ले करेंगे कि बैंक का रिटर्न जो एफडी पर है वो सेफ रिटर्न है, तो आप बैंक भागने लगेंगे रादर देन की 12% ऑफ म्यूचुअल फंड पे। ऐसे में जो 10% की तरफ जो आपने जो लेजेसी दिखाई है, ये स्वतः ही बैंकों के अंदर फिक्स डिपॉजिट के रूप में लोगों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। बस इस तरह की तैयारियां फिलहाल चल रही हैं। ठीक है, तो ये है कैश की कहानी, ये समझ में आ गई। हर देश में कैश जो है नोट के रूप में या क्वाइन के रूप में चलता है। जैसे बैंक ने अपने यहाँ सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा लिए हैं। ठीक है, कुछ बैंक्स हैं जो अपने ग्राहकों के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। आप इतने दिन के लिए जमा कराओ, इतना % ब्याज पाओ। ठीक है, आप इसलिए कि आप वहां जमा करने के लिए इंटरेस्टेड हो। साथ ही साथ भारत के कई फर्म ऐसे हैं जो भारत के ओवरसीज फर्म से पैसे जो है ला रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ बैंकों से कहा जा रहा है कि आप इस फाइनेंशियल क्रंच से कैसे बाहर निकले, उस पर आप गंभीरता से विचार करें। सीधा सा उसका अर्थ यह है कि बैंकों को इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि आप जितना हो सके ब्याज दरें बढ़ाइए। साथ ही साथ में सरकार अभी तक नहीं जागी है। अगर सरकार 1 फरवरी के बजट में जाग जाए और कुछ वो एफडी के पर इंटरेस्ट रेट घटा दे, तो इसका अर्थ निकालिए कि सरकार को समझ आ गया है कि कैश का क्रंच जो आ रहा है उसको दूर करने के लिए हमें एफडी से ब्याज घटाना होगा। एफडी से ब्याज दर घटाने का मतलब समझिए, ब्याज दर तो बढ़े, एफडी जिस रेंज में आकर के लैंड होती है उस पे जो इंटरेस्ट रेट यानी कि जो टैक्स है वो कम हो। जिस स्लैब में टैक्स होता है वो टैक्स जो है इनकम टैक्स आपका कम हो। इस पे अगर सरकार कुछ विचार करे तो आप निश्चित तौर पर आप ये चीज कर सकते हैं। संभवतः सभी साथियों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।